हेलो नमस्कार दोस्तों। आज यूटेरिया का बिहार दरोगा 2025 का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 5 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। इससे पहले सेट नंबर 6 से लेकर 15 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर इन सभी सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विश्व1 के साथ ज्वाइन करें। वहां पर आपको क्यूज भी मिल जाएगा और बहुत सारे एग्जाम का पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन करके लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों थोड़ा हिम्मत रखिए, इस बार तो वर्दी आप ही को मिलेगा। तो इसलिए एक बार जो है अंतिम प्रहार ये किताब है, एक बार मन से देखिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 5 की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है। तो जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जल का अपवर्तनांक वायु से अधिक होने के कारण उत्तल सतह का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है। तो ट्रांसफार्मर जो क्रोड का नरम लोहा का बना होता है, इसीलिए उसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है दोस्तों? एसी वोल्टेज को घटाना या फिर बढ़ाना। ठीक है, विभिन्न तरह के वोल्टेज में परिवर्तित करना। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता होती है? बताइएगा दोस्तों। तो घास को पचाने के लिए, ठीक है, घास में जो है सेलुलोज की मात्रा अधिक होता है, जिसके कारण इसको पचाने के लिए जो है लंबी आंत की आवश्यकता पड़ता है। अगर हम मांस की बात करते हैं दोस्तों, तो मांस में जो है सेलुलोज की मात्रा कम होता है, इसीलिए इसको पचाने में छोटी आंत की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार की कोशिका लंबी और शाखित होती है? बताइएगा दोस्तों। तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सभी जंतु का तंत्रिका कोशिका अत्यधिक विशिष्ट कोशिकाओं से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है? बताइएगा दोस्तों। एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बंदर के काटने से होने वाला रोग कौन सा है? तो बंदर काटेगा, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। अगर टाइफाइड की बात करते हैं दोस्तों, तो यह साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, अगर हम मलेरिया की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसका परजीवी का नाम क्या है दोस्तों? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 7, वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाने से क्या हो सकता है? बताइएगा। तो वृद्धावस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आईवीएफ जिसे कहते हैं इंट्रो फर्टिलाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बताइएगा दोस्तों। कहता है एक स्वास्थ्य स्पर्म को प्रत्येक परिपक्व अंडे में सीधे इंजेक्ट करने के लिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। कहता मां के गर्भाशय से एक्स निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है। गलत है दोस्तों, कैथेटर का उपयोग नहीं करते हैं, इसमें जो है सक्शन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, सक्शन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, कनुप्रिया अग्रवाल भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये भी सही दोस्तों। कनुप्रिया अग्रवाल को ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? दुर्गा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दुर्गा हम लोग जानते हैं कि भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है। अतः ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, तो रेटिना पर चित्र वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, इसके अवयव है। जर्मन सिल्वर में तांबा, निकेल और जिंक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि क्योंकि जो है इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोड और इंटरनोड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कहता कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मलेरिया जो है प्रोटोजुआ से होता है, हेपाटाइटिस से वायरस से होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है, खसरा जीवाणु से। गलत है दोस्तों, खसरा जो है वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से। कौन सा वायरस दोस्तों? तो मोरबीली नामक वायरस से होता है, मोरबीली नामक वायरस से खसरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों?
तो हाइड्रोजन हो जाएगा, इससे अधिक कैल्शियम, कैल्शियम से अधिक नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं दोस्तों, तब मनुष्य के शरीर में 65% ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और कार्बन कितना होता है दोस्तों? 18.5% कार्बन होता है, 18.5%। नाइट्रोजन जो है 3.3% होता है। कैल्शियम कितना होता है दोस्तों? कैल्शियम बताइएगा, 1.5% कैल्शियम होता है। और हाइड्रोजन की बात करें तो 0.5% हाइड्रोजन होता है। आप देख रहे हैं बढ़ते क्रम में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं दोस्तों। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो है इसका रासायनिक नाम है। विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं, थायमीन। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। 15 में कह रहा है दोस्तों, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाओं का एक प्रोटीन है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन करने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, गलत मिलान को चयन करें। ऑडोमीटर वाहनों द्वारा तय की गई दूरी सही है। क्रायोमीटर रॉकेट की इंजन क्षमता गलत है दोस्तों। क्रायोमीटर से निम्न ताप मापते हैं, निम्न ताप मापते हैं क्रायोमीटर से। ग्रेविमीटर में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन को मापते हैं। फोनोमीटर में ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन नंबर बी गलत था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आते हैं 17 की ओर। लोहे के कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? इसका कारण है दोस्तों कि लोहे का अपेक्षित घनत्व पानी से अधिक होता है जबकि पारे से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, फिनोप्लेथिन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, फिनोप्लेथिन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या होता है? कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। फिनोप्लेथिन जो है रंगहीन सूचक है, जो कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही क्षार के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो क्या बन जाएगा? गुलाबी रंग में परिवर्तन हो जाएगा, गुलाबी रंग। क्वेश्चन नंबर 19, एक्वारेजिया जिसे अम्लराज कहते हैं के संदर्भ में असत्य है। कहता है यह सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का ताजा मिश्रण है। सही है दोस्तों। इसमें HNO3 और HCl का अनुपात 3:1 होता है, ठीक है। गलत है दोस्तों, उल्टा हो जाएगा। इसमें HCl और HNO3 का अनुपात जो होता है 3:1 होता है, ठीक है। यह प्रबल संक्षारक भी है, ये भी सही है। यह सोने को गुलाने में समर्थ है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 20 की ओर। आम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो आम्ल वर्षा जो है, आम्ल वर्षा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। NO2 और प्लस में क्या हो जाएगा? SO2 के कारण अम्ल वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, मुगल प्रशासन में कौन सा अधिकारी राजा और प्रशासन के बीच का मुख्य कड़ी था? कौन है दोस्तों? तो राजा और प्रशासन के बीच में मुख्य कड़ी के रूप में कौन था? वजीर था, ठीक है। कुछ मुगल प्रशासन के बारे में और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे इधर मीर बख्शी दिया हुआ था, मीर बख्शी क्या था? प्रांतीय सैन्य प्रधान था, प्रांतीय सैन्य प्रधान, सैन्य प्रधान था मीर बख्शी, ठीक है। अगर फौजदार की बात करते हैं दोस्तों, फौजदार जो तो यह था जिले का प्रधान फौजदारी अधिकारी था। अगर हम कोतवाल की बात करते हैं तो नगर प्रधान था कोतवाल। ये सभी जो है मुगल प्रशासक का सैन्य अधिकारी है, ठीक है। अगर हम सिकदार की बात करते हैं दोस्तों, तो परगने का प्रमुख अधिकारी को सिकदार कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता है साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? साइमन कमीशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1927 में स्थापना हुआ था, 1928 में भारत पहुंच गया था, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। सही बात है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, ये भी सही है। कहता इस कमीशन ने सभी वर्गों तो एवं दलों में फूट डाल दी थी, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। यह संस्था जो है 1920 से लेकर के 1940 के दशक में सक्रिय था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? प्रवासी भारतीय को भारत में ब्रिटिश से मुक्ति हेतु प्रेरित करना था, ठीक है। अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1938 के हरिपुरा अधिवेशन और
1938 के हरिपुरा अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस। कैप्टन मोहन सिंह की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह जो आजाद हिंद फौज को विचार जो आया था स्थापना करने का, सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। क्वेश्चन नंबर 24, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय के क्षेत्र में किए गए सुधारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा। कहता है उसने 1772 में नई न्याय व्यवस्था स्थापित की थी। ये सही है दोस्तों। इस व्यवस्था में दीवानी और फौजदारी अदालत के गठन का प्रावधान था। ये भी सही है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 की ओर। 25 में कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल दोस्तों 1899 से 1905, बंगाल विभाजन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया था। ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो 1916 से लेकर के 1921 तक था। लॉर्ड हार्डिंग की बात करते हैं तो 1910 से लेकर के 16 तक था। लॉर्ड इरविन की बात करते हैं दोस्तों, तो 1926 से लेकर के 31 तक था। अगर इसके बीच में आया था लॉर्ड रीडिंग 1916 से लेकर के 1921 से 26 जो था, ये लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल था। ठीक है, रीडिंग के बाद आया है इरविन। तो आप मिला सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा। कहता है इसमें अध्यक्षता किसने किसने किया था? तो देखिएगा दोस्तों, एक बदरुद्दीन तैयब जी हैं जिन्होंने जो है मद्रास अधिवेशन 1887 का अध्यक्षता किया था। ठीक है। एक रमेश चंद्र दत्त है जिन्होंने जो है 1899 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। एक है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। ठीक है, तो 2 और 3 5 2 3 5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, बज्जी संघ का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? बज्जी संघ का वर्णन सर्वप्रथम दीघ निकाय में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। बज्जी संघ का वर्णन सर्वप्रथम दीघ निकाय नामक ग्रंथ में मिलता है। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें युद्ध के कई व्याख्यान भी वर्णित किया गया है। अगर विनय पिटक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या है दोस्तों, जीवन के आचरण और सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। जीवन के आचरण और सिद्धांतों के उल्लेख किया गया। इसी में अनुशासन के बारे में भी दिया गया है। अगर अभिधम पिटक की बात करते हैं तो इसमें क्या है, बौद्ध धर्म के दर्शन और मनोविज्ञान का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, जोरबे संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोरबे संस्कृति क्या कहता है दोस्तों? कहता है जोरबे एक नगरीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। ये गलत है। कहता है यह कोकन के तट प्रदेश में फैली थी। सही है। इनाम गांव में नगरीय के प्रमाण मिला, नगरीयकरण के प्रमाण मिलते हैं। ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या तृष्णा रूपी अग्नि के समान। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, वित्तीय संकट और दमनकारी शासन, ये सभी जो है पतन होने का मेन कारण था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में किया था। 322 बीसी में नंद राजवंश को हटा करके किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, अग्रहारिक नामक अधिकारी निम्नलिखित में किसकी देखभाल करता था? किसकी देखभाल? तो धार्मिक न्यास का। अग्रहारिक वह अधिकारी थे जो ब्राह्मणों को दान में दी गई बस्ती के प्रभारी होते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, तालीकोटा या राजसी तंगड़ी का युद्ध कब और कहां लड़ा गया था? तो तालीकोटा और राजसी तंगड़ी का युद्ध जो है 1565 बंदरहट्टी में लड़ा गया था। मतलब यह युद्ध जो है विजयनगर और दक्षिण भारतीय राज्यों के महासंघ के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर बुरी तरह से पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 की ओर। 33 में कहा दोस्तों, कहता है सही युग्म को चयन करें। चुनना है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित है दोस्तों?
ये पेरिस दिया हुआ है, गलत है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है, न्यूयॉर्क यूएसए में। क्रेमलिन मॉस्को, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी में स्थित है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 34 की ओर। 34 में कह रहा है दोस्तों कि निप्पन किस देश का पुराना नाम है? तो निप्पन जो है जापान का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, इराक का जो है ओल्ड नेम क्या है? तो इराक का ओल्ड नेम हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया ये जो है इराक का ओल्ड नेम है, मतलब पुराना नाम। ईरान का ओल्ड नेम क्या है? तो ईरान का ओल्ड नेम पारसिया है। पारसिया जो है ईरान का ओल्ड नेम है। और ये जो थाईलैंड का ओल्ड नेम क्या है दोस्तों? श्याम। ठीक है, श्याम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये तो आपको सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, नेशनल स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली में अवस्थित है, नई दिल्ली में है। बताइएगा दोस्तों सूरत में क्या है? तो भारतीय डायमंड संस्थान, भारतीय डायमंड संस्थान सूरत में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? गैम्बिट शब्द का संबंध शतरंज से है। इससे कुछ और शब्दावली देखते हैं दोस्तों, जैसे गैम्बिट हो गया, चेकमेट हो गया, किंग, क्यून, बिशप, पॉन, ये सभी का संबंध शतरंज से है। क्वेश्चन नंबर 37, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंजू बेबी जॉर्ज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगर कर्णम मल्लेश्वरी की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का खिताब अपने नाम किया था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष केसी न्योगी, सही है। प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति जेम्स ए हिक्की, सही है। प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 39 की ओर। सर्वाधिक तरल मुद्रा रूप है, सर्वाधिक तरल मुद्रा M1 को कहते हैं। ठीक है, M1 को तरल मुद्रा या फिर संकुचित मुद्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, संकुचित मुद्रा। और M3 की बात करते हैं दोस्तों, तो M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं, व्यापक मुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। 12 जून को बात करते हैं दोस्तों, तो बाल श्रम निषेध दिवस, बाल श्रम निषेध दिवस। 2 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों, विश्व वेटलैंड दिवस मनाते हैं। अच्छा, वर्तमान में जो है आर्द्र भूमि की संख्या भारत में कितना हो गया दोस्तों? तो दिसंबर 2025 के डाटा के अनुसार 96 हो चुका है, 96, जिसमें दिसंबर में जो है 2 को जुटा है, एक राजस्थान में है, दूसरा जो है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को। समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाते हैं। शहीद दिवस, बिहार सरकार का शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों। और संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक का लेखक लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। बताया सोनिया गांधी ने कौन सा किताब लिखी है? राजीव नामक पुस्तक, राजीव नामक पुस्तक का लेखक सोनिया गांधी है। ठीक है। इंदिरा गांधी की बात करते हैं, इन्होंने लिखा है माई ट्रूथ, माई ट्रूथ नामक पुस्तक का लेखक इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 42 की ओर। 42 में कह रहा है गलत युग्म को चयन करें, चुनना है दोस्तों। कहता है सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? चेन्नई में, सही है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम नई दिल्ली में, गलत है दोस्तों। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, ना कि नई दिल्ली में, मुंबई महाराष्ट्र में। विलियम फोर्ट कोलकाता में। 2.5 दिन की झोपड़ा अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी गलत है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में। ठीक है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान पुणे में।
और भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। अच्छा, संयुक्त बैठक के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है संयुक्त बैठक के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है अध्यक्षता किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है इसको अध्यक्षता करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष इसको अध्यक्षता करेगा। ठीक है। अच्छा, बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। राष्ट्रपति जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। बुलाने का कारण क्या होता है दोस्तों? अगर कोई साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा तभी बुलाएगा। एक नोट में एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होता है। याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 की ओर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? बताइएगा। तो यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच स्थित है, यानी इन दोनों को अलग करता है। ठीक है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति ना हो तो इसका परिणाम निम्नलिखित में कौन नहीं होगा? कौन नहीं होगा दोस्तों? सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, सही है। दिन और रात के चक्र नहीं होगा, सही है। जी का मान भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा। केवल एक ऋतु होगी, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बर्निहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, बारालाचा दर्रा एचपी में, दीफू दर्रा कहाँ है दोस्तों? मणिपुर। गलत है दोस्तों। दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और तूजू दर्रा, ठीक है, तूजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी गलत था। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। पोलावरम पोलावरम परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है दोस्तों। ये कहाँ स्थित है? ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पोलावरम। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी में है, पेरियार नदी पर है, केरल में स्थित है। दुल्हस्ती परियोजना जो है झेलम नदी पर है। क्या ये सही है दोस्तों? दुल्हस्ती परियोजना जो है चेनाब नदी पर है। चेनाब नदी पर कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, अरल सागर निम्नलिखित में से किस देशों के बीच स्थित है? तो अरल सागर की बात करते हैं तो यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, सही है। डेविस जल संधि, बेपियन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर, ये भी सही है। डोबर जल संधि, भूमध्य सागर और इंग्लिश चैनल, गलत है दोस्तों। डोबर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल तो है, लेकिन उत्तरी सागर को जोड़ता है, उत्तरी सागर को जोड़ता है और यूके और फ्रांस को अलग करता है। ठीक है, ये अलग किसको करता है? यूके और फ्रांस को अलग करता है। बास जल संधि, तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर सी जो है गलत था। क्वेश्चन नंबर 52, कहता फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगी नोट है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर हिंडनबर्ग की बात करते हैं दोस्तों तो यह जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है, पोलैंड। मेनर हिल की बात करते हैं तो ये रूस, मेनर हिल की बात करते हैं दोस्तों तो यह रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है, फिनलैंड के बीच स्थित है। रेड क्लिफ की बात करते हैं दोस्तों तो ये तो जानते होंगे, भारत एंड नल्ला पाकिस्तान के बीच स्थित है। इसका निर्धारण कब हुआ था? 1947 में हुआ था निर्धारण। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 की ओर। राज्य सरकार का मुख्य कानूनी प्रतिनिधित्व कौन है? तो राज्य सरकार का मुख्य कानूनी प्रतिनिधित्व महाधिवक्ता होता है, जो राज्य सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कानूनी कार्यों का निर्वहन करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, कहता कौन सा सही नहीं है? अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनर्वलोकन, सही है दोस्तों। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है
आपातकालीन का प्रावधान आयरलैंड से, गलत है दोस्तों। आपातकालीन का प्रावधान जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, ठीक है। जबकि आयरलैंड से क्या लिया गया है दोस्तों, डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब क्या होता है, डीपीएसपी मतलब दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 की ओर। 55 में कह रहा है दोस्तों, एक नया राज्य बनाने के लिए संसद को कैसा बहुमत चाहिए। तो एक नया राज्य बनाने के लिए जो है संसद को साधारण बहुमत चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन, ये सभी जो कार्य है भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, फजल अली आयोग किससे संबंधित है। फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 22 दिसंबर 1953 को राज्यों के पुनर्गठन फजल अली आयोग गठित किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं दोस्तों। यह संविधान में भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के 1 में वर्णित किया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया दोस्तों, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, उपाधि का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, मतलब किससे संबंधित है। तो उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 में। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं दोस्तों, तो 16 में क्या है, लोक नियोजन या फिर अवसर में समानता, अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों, अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, ठीक है। अनुच्छेद 18 में तो हो गया दोस्तों उपाधि का अंत। अनुच्छेद 19 में क्या होगा दोस्तों, अनुच्छेद 19 में प्रेस की आजादी या फिर बोलने का अधिकार। अनुच्छेद 20 में हो जाएगा दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 का 1 में दोस्तों शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार होगा, जिसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष की बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार है यानी शिक्षा बिल्कुल फ्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 58 की ओर। रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था। तो रेल बजट को आम बजट से जो है 1924 में एक बर्थ समिति के रिपोर्ट पर अलग किया गया था। अगर पूछ रहे दोस्तों कि रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया था, तो मिलाने का काम 2017 से 18 में हुआ था विवेक देव राय समिति के अनुशंसा पर। विवेक देव राय समिति के अनुशंसा पर। क्वेश्चन नंबर 59, 74वें संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन जो है नगर पालिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। इसको जो है भारत के संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 के यह 6 तक वर्णन किया गया है। 243 त से 243 के यह 6 तक वर्णन किया है, जिसको 12वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 12वीं अनुसूची के तहत 18 विषय को भी सम्मिलित किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको संविधान के भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 का 1 में निहित किया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अगर डीपीएसपी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको जो है संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 की ओर। गॉडगिल फार्मूला किस एक से संबंधित है। गॉडगिल फार्मूला का संबंध राज्यों को केंद्रीय सहायता आवंटन से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। योजना आयोग के द्वारा 1969 में पहली बार चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गॉडगिल फार्मूलों का विकास किया गया था, ठीक है। इसके तहत विशेष राज्य का दर्जा भी दिया जाता है, ठीक है। पूछता है दोस्तों कि चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कौन सा फार्मूला अपनाया गया था, तो बताइएगा गॉडगिल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभ दरुमा गुड़िया भेंट किया है। तो शुभ दरुमा गुड़िया जो है जापान के द्वारा भेंट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे जापान के संस्कृति में गुड़िया को सौभाग्य या दृढ़ता का प्रतीक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं। संयुक्त राष्ट्र न्यायिक आंतरिक परिषद के अध्यक्ष मदन बी लोकुर बने हैं। मदन बी लोकुर। बताइएगा दोस्तों FBI के निदेशक कौन है, काश पटेल है, ठीक है। एसोचैम के महासचिव मनीष सिंघल को चुना गया है। ISA का महासचिव कौन है दोस्तों, आशीष खन्ना, ठीक है, आशीष खन्ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 की ओर। दुर्गेश
अरण्य प्राणी उद्यान, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इस प्राणी उद्यान को जो है भारत का पहला हरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दिया गया है। ठीक है, हरित प्रमाण पत्र इसी को मिला गया है। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रही राजों की बावली किस शहर में स्थित है? राजों की बावली नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान इसमें 85वां रहा है। पहला स्थान पर सिंगापुर है, सिंगापुर, दूसरा स्थान पर दक्षिण कोरिया, तीसरा स्थान पर जो है जापान आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कहता वैश्विक पवन रिपोर्ट 2025 के बारे में क्या सत्य है? बताइएगा। कहता वर्ष 2024 में कुल 117 गीगाबाइट नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है। ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ठीक है, भारत कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में तीसरे स्थान पर, एक गलत है दोस्तों, तीसरा नहीं चौथा स्थान पर है। ठीक है, पूरे विश्व में अमेरिका शीर्ष पर जो है पवन उत्पादक देश रहा, ये भी गलत है। अमेरिका नहीं होगा, कौन होगा दोस्तों? चाइना होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक सत्य है। क्वेश्चन नंबर 67, मत्स्य 6000 क्या है? मत्स्य 6000 पनडुब्बी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मत्स्य 6000 भारत की एक मानवयुक्त पनडुब्बी है जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के समुद्रयान परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 3 व्यक्तियों को समुद्र की 6000 मीटर की गहराई तक ले जाना ताकि दुर्बल खनिजों और समुद्री जीवन को अध्ययन कर सके। ठीक है, तो 6000 मीटर की गहराई तक ले जा रहा है समुद्र के अंदर, इसलिए इसका नाम दिया गया है मत्स्य 6000। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। 68 में कह रहा है डेजर्ट फ्लैग का 10वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? डेजर्ट फ्लैग का 10वां संस्करण का आयोजन यूएई में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69, आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप किसने जीता है? आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप का विजेता सुदर्शन साई है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आईपीएल का विजेता कौन है दोस्तों? तो यह इसका आयोजन जो हुआ था फाइनल में आरसीबी हुआ था, बीएस में किसका? पंजाब किंग्स 11, पंजाब किंग्स 11 के हुआ था। ठीक है, इसमें आरसीबी इसका विजेता रहा है। क्वेश्चन नंबर 70, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने जीत हासिल किया है? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जो है दक्षिण अफ्रीका जीत हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 71, इजराइल के हमले की प्रतिक्रिया में ईरान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 नामक अभियान चलाया था। क्वेश्चन नंबर 72, वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? सोनाली मिश्रा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आरबीआई का 26वां गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, फरवरी 2025 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था? किसको दिया गया था दोस्तों? सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया था? विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से मारियांगला हंगरिया को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीता है? किसने जीता है? मुंबई महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में किस राज्य से संबंधित अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग दिया गया है? अंबाजी संगमरमर गुजरात का है, यहाँ का जीआई टैग दिया गया है अंबाजी संगमरमर को। क्वेश्चन नंबर 78, वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताइएगा दोस्तों। केरल बन चुका है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। केरल जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है। देश में अनुसूचित जाति और वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है दोस्तों 34वां ब्याज सम्मान 2024 किस कृति को दिया गया है? 34वां ब्याज सम्मान 2024 कौन देश के वासी के लिए किसको दिया गया है दोस्तों? सूर्य बाला को दिया गया है। सूर्य बाला को दिया गया है, कौन देश की वासी के लिए? क्वेश्चन नंबर 80, वर्तमान में कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो पहले 6 था दोस्तों, वर्तमान में 11 हो चुका है। 5 गो जो है ऐड हुआ है। 5 गो कौन कौन सा ऐड हुआ दोस्तों? पहला तो मराठी ऐड हुआ है, मराठी, पाली, असमिया, बंगाली
और एक प्राकृत। ये 5 भाषा ऐड करके जो है शास्त्रीय भाषाओं की संख्या अब 11 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आगे मैथ रीजनिंग है। इधर आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 से। 91 में कह रहा है निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो हमेशा बहुवचन में जो है प्राण, आंसू और दर्शन, इन सभी का प्रयोग जो है हमेशा बहुवचन में होता है। कहता है कौन सा शब्द तत्सम है, बताइएगा दोस्तों। तो कीर्षक, कीर्षक जो है तत्सम में आता है। ठीक है। श्याम सुंदर में कौन सा समास है, तो श्याम सुंदर जो है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। साइनोनियम कर रहा है दोस्तों, एरोगेंट मतलब होता है उदंड, तो एरोगेंट मतलब उदंड होता है, तो इसका साइनोनियम क्या हो जाएगा, हाउटी। हाउटी मतलब भी होता है घमंडी या फिर उदंड, अभिमानी जो कहो इसको। ठीक है। मोडेस्ट मतलब विनम्र होता है, ह्यूमिलिटी माने विनम्र, हम्बल माने भी विनम्र होता है। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है चूज मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड। न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय क्या होगा दोस्तों, एजुडिक्शन, ऑप्शन नंबर 1। एजुडिक्शन मतलब होता है न्यायिक निर्णय। हिंदी दिया हुआ, अंग्रेजी पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 96 सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज जो है सरकार का आंतरण भुगतान का भाग है, सरकार का आंतरण भुगतान पर। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है दोस्तों, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में कौन सा मांगजन कारक ऐसा है जिससे मुद्रास्फीति होती है, बताइएगा। तो योजनेतर व्यय, योजनेतर व्यय ऑप्शन नंबर 1। संतुलन स्तर बिंदु पर निम्नलिखित में क्या होता है, संतुलन स्तर बिंदु पर न लाभ होता है न हानि होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब संतुलन में बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 100 आगत निर्गत विश्लेषण को प्रायः यह कहा जाता है। तो आगत निर्गत विश्लेषण को लागत लाभ विश्लेषण गलत है, सीमांत लागत विश्लेषण, अंतर उद्योग विश्लेषण गलत है, नन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप एक लाइक वीडियो को जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।